और स्वागत है सभी का आज की क्लास। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो। 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, एलआर के क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 30-32 के करीब हो गए थे ना। ये क्लास यहां तक हो गया था। यार देखो, अभी अगर तुमने इस एग्जाम के लिए अब सब्सक्रिप्शन लिया तो देखो, जिन बच्चों ने लेट सब्सक्रिप्शन लिया उनको मेरी एक बहुत सिंपल सी सुजेशन है कि आप लोग रिकॉर्डिंग से करें, लाइव क्लासेस ना देखें। बहुत सिंपल सी बात है। जो बच्चे लेट सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं वो लाइव क्लासेस ना देखें, वो रिकॉर्डिंग से कवर करें और थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़िए, क्योंकि अगर आप लाइव देखोगे तो लाइव में आपको पता है कि टाइम आपको ज्यादा देना पड़ता है। हाउ टू अरे रिकॉर्डिंग क्लासेस जो कंप्लीटेड कोर्सेज हैं वहां से। और दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं या तो अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन की क्लासेस को लाइव देख मतलब 2x की स्पीड पे देख के रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो रिवीजन के लिए बेस्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा? सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगा। सेल्फ स्टडी आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है रिवीजन के लिए, या फिर मैराथन। बहुत सारी मैराथन आप लोगों को मिल जाएंगी। तो मैराथन मैराथन में ये रहता है कि कम टाइम में आपकी काफी सारी चीजें हैं वो कवर हो जाती हैं, तो आप मैराथन का भी फायदा ले सकते हैं। 2022 की बेटा कोई भी क्लास देख लो। रिकॉर्डेड में हिंदी में? अरे भाई, हिंदी ही तो बोल रहा हूँ, और क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब कंटेंट भी हिंदी में है यहाँ पर, तो साथ में क्वेश्चंस भी हिंदी में दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी। अब इससे ज्यादा हिंदी तो बेटा मुझे भी नहीं आती यार, मैं क्या करूं। जितनी मुझे आती है वो मैं बोल देता हूं। अब मुझे जो क्या बोलूं अब इस चीज को लेके। अगर आपको प्योर हिंदी में चाहिए तो बेटा फिर आप जो हिंदी में पढ़ा रहे हैं आप उन टीचर से पढ़ लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो इतना ही पढ़ा सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बोला था ना। ये एग्जाम्पल्स ही आप लोगों के 2 नंबर हैं, ये एग्जाम्पल्स ही आप लोगों के 2 नंबर हैं, ये बात मान के चलो।
मिक्स ही पढ़ाता हूं बेटा, मिक्स ही पढ़ाता हूं। अरे यार रवि, पीडीएफ को कंबाइन खुद कर लीजिए ना, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। आप पूरा दिन फोन चलाते हो, ऐप स्टोर में जाइए, पीडीएफ कंबाइन करने की कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें पीडीएफ डाल दीजिए पेपर की और कंबाइन कर दीजिए। इतना तो खुद कर लो यार। इतना भी क्या तुम डिपेंडेंट हो रहे हो, इतना भी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे लिए 35 पेपर का मैंने सारा काम करके दे दिया, पेपर 2 का भी करके दे दिया, पेपर 1 का भी करके दे दिया, क्लासेस भी ले ली। इतना तो कर लो यार थोड़ा सा। इट विल टेक 1 घंटे में सारी पीडीएफ आपकी कंबाइन हो जाएंगी। नहीं पता चल रहा तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो। इतना डिपेंडेंट मत हो यार, इतना स्पून फीडिंग मत करो। थोड़ा सा तो खुद से भी कर सकते हो ना। आप जाइए खुद से जाके सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन का है। अरे गुस्सा नहीं हूं बेटा, गुस्सा थोड़ी हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं। पढ़ो। One's perception and belief are the basis of generalization in communication. Generalization of environment developed through experience. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। एक्सपीरियंस, जनरलाइजेशन, परसेप्शन। सॉरी गलत लिख दिया, रुको रुको। एक्सपीरियंस से परसेप्शन और परसेप्शन से जनरलाइजेशन। ठीक है, अभी थोड़ा सा हिंट दिया है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा एक चीज और जो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ध्यान से याद रखना। अभी जैसे ना, अगर आप आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जब सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवाता था, तो वहां पर पता क्या होता था, वहां पर मोस्टली पता क्या होता था, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती थी ना, वो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स नहीं होता था कभी भी, वो हमेशा ट्रू होती थी। आज से अगर आप 4 साल पहले के पेपर उठा के देखो, चाहे पेपर 1 के चाहे पेपर 2 के, इवन के असर्शन रीजन में भी ये होता था। अब जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आप लोगों ने ना ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हमें लगता है कि पहली दोनों स्टेटमेंट सही दी हुई हैं, जबकि वो फॉल्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन समझने के बाद, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद भी हम उसको गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को जहां पर ध्यान से पढ़ना है, उसके साथ साथ उसकी जो आंसर वाली ऑप्शन है उसको भी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, ये बात अपने दिमाग में रखिए। कम्युनिकेशन की मैराथन नहीं हुई थी बेटा कल, तो कुछ मैं बताता हूं आपको, लास्ट में कल कुछ दिक्कत हो गई थी, तो 2 बजे की क्लास भी नहीं हो पाई और मैं बता भी नहीं पाया आप लोगों को। चलो अभी इसको पढ़ते हैं, एंड में बताता हूं। ये ज्यादातर बच्चों का सही हो गया, सिंपल था। देखो क्या मैंने अभी बताया कि परसेप्शन एंड बिलीफ आर द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन इन कम्युनिकेशन। मतलब आप कम्युनिकेशन में क्या जनरलाइज करोगे, जनरलाइज करोगे वो किस पे बेस्ड होगा, वो आपके परसेप्शन और बिलीफ पे। समझ रहे हो ना। आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव रिटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव परसेप्शन पढ़ाया था ना। तो ये चारों चीजें हैं वो आपका परसेप्शन का पार्ट बनती है। तो ऑब्वियसली बात है, आपकी परसेप्शन है वो बेस बनती है कि आप किसी चीज को किस तरीके से जनरलाइज करोगे, और जनरलाइजेशन किस तरीके से डेवलप होती है आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस से आपकी परसेप्शन बनती है, परसेप्शन से आप उसको जनरलाइज करते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। कॉज और इफेक्ट नहीं है, बट यूनिफॉर्मली रिलेटेड है। मतलब ऐसा होता है,
आपको हिंट दे दिया, हिंट के बाद भी अगर आप इसको नहीं बनाते ना तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। अब ये पढ़ी हुई चीजें आप लोगों ने क्लास में, पूर्वावत, शेषावत, सामान्य, समय, दृष्ट। बोलते ना ऐसा ही होता है, बताया था ना वो, इसमें एग्जाम्पल थी को कौन सी, सूरज वाली, सूरज और धरती वाली एग्जाम्पल थी, याद आया कुछ? सूरज और धरती वाली एग्जाम्पल थी इसमें, कि वो घूम तो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी हम उस चीज को मान रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। एज इट एज धरती है वो घूम रही है, पता नहीं चल रहा हमें, लेकिन हाँ वो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है जी, तो ये सामान्य तो दृष्टा। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों को फॉर्मल फैलेसी में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए। यूयूपी पढ़ाया हुआ है ये, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी है तो आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्योंकि इसमें 8-9 तरीके की फैलेसी आती हैं, तो इस वजह से आप सारी फैलेसी को चेक नहीं कर सकते हो, इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन के थ्रू जाना होता है। अब ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है वो मैं आपको सिखाता हूं, समझ नहीं आया वो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। देखो एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस वाली कौन सी फैलेसी होती है, जब दोनों प्रीमाइसिस नेगेटिव होते हैं, बताया था ना, दोनों प्रीमाइस जब नेगेटिव होते हैं तो वो एक्सक्लूसिव फैलेसी हो जाती है, जो कि यहां पर नहीं है। इलिसिट मेजर, देखो मेजर टर्म कौन सी है, ऑल इन्फिनाइट हु अंडरस्टैंड वुमेन, यहां पर एक सेकेंड, सम मैन ऑफ इन्फिनाइट आर मैन हु अंडरस्टैंड वुमेन, मैन हु अंडरस्टैंड वुमेन, ऑल मैन हु अंडरस्टैंड वुमेन, ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है। ठीक है जी, ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है। और मिडल टर्म, ये मिडल टर्म कौन सी है, पोटेंशियल परफेक्ट, ये मिडल टर्म यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है। तो बाकी तीन चीजें तो नहीं है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या बोलती है, यूयूपी, बताया था ना कि दो यूनिवर्सल प्रीमाइसिस से कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं आता, बताया था ना, बताया था ना कि अगर दोनों 100% हैं तो यूनिवर्सल यूनिवर्स से पर्टिकुलर तक आप नहीं जा सकते, तो ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है। इसको आप पढ़ लीजिए, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिए या अपने नोट्स को पढ़ लीजिए, देखो फैलेसी बेटा आएगी ही आएगी, चाहे वो फॉर्मल आए, चाहे वो इनफॉर्मल आए, चाहे हेत्वाभास, हेत्वाभास वाली आपकी पेंडिंग है, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो तीन तरीके की फैलेसी आप लोगों को रटी होनी चाहिए। कौन सी? पहली आएगी आपकी फॉर्मल, फॉर्मल यही वाली, दूसरी आएगी इनफॉर्मल, और देन आती है इन्फेरेंस की। ठीक है, ये आप लोगों को आज या कल आप लोगों को इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, इन्फेरेंस वाली जो 5 फैलेसी हैं वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। तो ये 3 टॉपिक आपके कम से कम 4 नंबर लॉजिक रीजनिंग में देखे जाएंगे, 4 नहीं तो 2 तो कंफर्म है कि देखे जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नॉलेज देयर कैन नॉट बी एनी प्रिडिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट प्रिडिक्ट रिलेशनशिप। इस तरीके का सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, ये यहां पर एक हिंट दिया हुआ है।
आज तो यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है, सुबह से रात से ही मौसम खराब है, आंधी तूफान आ रखा है। मतलब सभी जगह पर, असम में तो बहुत बुरा हाल है। किसी कोई स्टूडेंट है मेरा असम से, उसने बताया था कि असम में तो सर बहुत ज्यादा फ्लड आ रखा है। तो देखो ये सिंपल था बेटा। निर्विकल्प परसेप्शन या निर्विकल्प प्रत्यक्ष कौन सी होती है? जहां पर आप चीजों का सिर्फ ओवरव्यू लेते हो, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। यस और नो? मतलब आप उससे कुछ परसीव नहीं कर पाते हो, सिर्फ आप ओवरव्यू लेते हो। जब आप उसको इनडेप्थ पढ़ते हो तो फिर उसको सविकल्प परसेप्शन बोलते हैं। सिर्फ आप एक्सप्लोर करने के प्रोस्पेक्टिव से, सिर्फ एक्सप्लोर करने की चीजों पे उसको फोकस करते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, यहां पर फिर से वही फैलेसी आ गई। चलो देखो, अब तरीका सिखाया, अभी ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ, वो लड़की वाला एग्जांपल दी थी ना, कि लड़की गई, उसके सूट का कलर देखा आपने, उसके बाद फिर लड़की के पीछे गए, वो वाला। कल और परसों को शाम को अपने 2-3 घंटे निकाल के रखिएगा, ठीक है, अपने शेड्यूल में से, पहले बता रहा हूं। सैटरडे और संडे को शाम को 5 बजे के बाद अपना कोई स्टडी का वो मत रखिएगा, उससे पहले पहले जो पढ़ना हुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, ताकि बाद में आप ना बोलो कि सर अपने पहले नहीं बताया। क्योंकि कल काफी सारी, 2 दिन में काफी सारी चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। स्पेसिफिकली जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी जैसे इंडियन लॉजिक के डाउट्स हैं या और डाउट्स हैं, देखो हो सकता है यूनिट हो, या फिर मैं रैंडमली जो इस बार वाले टॉपिक है 3-4 घंटे वही पढ़ा दूं। फिर उसमें टीचिंग के भी होंगे, उसमें रिसर्च के भी होंगे, जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, मॉडल्स वगैरह जो कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के रखिएगा। नहीं, कल बेटा नहीं हुआ था। चलो पहले इसका आंसर दीजिए, यूट्यूब पे पहले इसका आंसर दीजिए। ये फैलेसी, अच्छा, सेम तो है यार, जो भी बनाई। सेम है ना, बस उसमें क्या था, उसमें उसमें क्या था, वहां पर दोनों ऑल वाले थे, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऑल के साथ नो भी तो यूनिवर्सल ही है। दोनों ही यूनिवर्सल हैं। तो सम नॉट, अब सम नॉट, चाहे यहां पे सम भी लिखा होता तो भी गलत होता आपका, सम के साथ नॉट लिखा हो, क्योंकि आप लोगों को पता है सम और सम नॉट दोनों क्या है बेटा, दोनों ही पर्टिकुलर हैं, दोनों ही पर्टिकुलर हैं। तो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालोगे तो उस फैलेसी को क्या नाम दिया जाता है? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बोला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप वो 1.5-2 घंटे वाली फॉर्मल फैलेसी की मैराथन देख लोगे और अच्छे से नोट्स बना के याद कर लोगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों का गलत नहीं होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़ के जाएंगे उनका तो गलत नहीं होगा। सर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अरे भाई मिडिल टर्म डोमेस्टिक एनिमल है, नो के साथ तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो है। कौन कहता मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? नो के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वहां पर डोमेस्टिक एनिमल अगर मिडिल टर्म है तो नीचे नो के साथ लगी हुई है वो, तो नो के साथ लगी होने की वजह से क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया।
अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। बेटा नेगेटिव प्रीमाइस वाला तब होता है अगर दोनों ही नेगेटिव होते, ऊपर एक पॉजिटिव है ना, ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। फॉर्मल फैलेसी आप सर्च करो, फॉर्मल फैलेसी मेरे नाम के साथ सर्च करना, यूट्यूब पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, वहां पे भी मिल जाएगी। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये पीवाई क्यू ना, अगर आपने सिर्फ ये वाले पीवाई क्यू भी अच्छे से घोल के पी लिए ना, तो इंडियन लॉजिक का बहुत सारा कंसेप्ट तो आपका यहां से रिवाइज भी हो जाएगा, जो नई चीजें आई हैं वो आपकी रिकॉल भी हो जाएंगी और आपको मजा आएगा। एक्सक्लूसिव फैलेसी वो होती है बेटा जहां पर दोनों नेगेटिव टर्म्स होती हैं। सर इसका कंप्लीट कोर्स है आपकी प्रोफाइल में? हाँ बिल्कुल है बच्चे। लॉजिकल रीजनिंग की लास्ट क्लास देखोगे वहां पर भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यूट्यूब वाला देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। करवाते हैं बेटा, करवाते हैं। इंडियन लॉजिक पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक अब इस बार ना बहुत क्रिस्प वे में पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट, जो सीधा सीधा आपको समझ आए। सुनो, अब देखो, आप लोगों को पता है व्याप्ति क्या होता है? एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिमेंस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल कॉन्स्टिमेंस होता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन मिडिल एंड मेजर टर्म ऑफ द इन्फरेंस। ठीक है, ये यहां से मैच हो जाएगा, ए को 4 से मिलाते तो ही बन जाता आपका। स्टिल अगर आप इसको नहीं जानते तो बी को 3 से मिला सकते थे। अनुमान का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन। अच्छा, साइन को क्या बोलते हैं? लिंगा। बताया था ना, कल भी पढ़ाया था, साइन लिंगा। देन आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? वैलिड कॉग्निशन ऑफ रियलिटी ड्यू टू सम काइंड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑर्गन से आप जब आप इसको नॉलेज को लेते हो तो C1 हो जाएगा। और उपमान क्या होता है? बेसिस ऑफ लाइकनेस ऑफ थिंग, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरिजन के थ्रू जब आप चीजों को क्या करते हो? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन, दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है जी। मूवी तो मुझे नहीं पता बेटा। A proposition as true and false respectively in a scale of opposition, then which of the following is correct? ये दो से कैसे चलाओगे आप? रिस्पेक्टिवली मतलब पहले ए को ट्रू मानेंगे और फिर दूसरी जगह पर फॉल्स मानेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे। कल ना किसी ने इसका चार्ट भेजा था, वैसे मैंने उस चार्ट से पढ़ाया तो है नहीं कभी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो चार्ट वो बोले बच्चे की सर समझ आता है वो। लेकिन वैसे तो ये भी बन जाएगा, मे बी शायद वो साइकोलॉजी फिलोसफी में पढ़ाते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ऐसा चार्ट होता ना, किसी ने भेजा था ऐसे करके। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, अब इसको बना लो। वो टेबल एक्चुअली रटना पड़ेगा, वो टेबल एक्चुअली में रटना पड़ेगा, और इस तरीके से बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। उस टेबल को रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको रूल्स याद हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रगति पढ़ लो बेटा, वही बोल रहा हूं। एक एक यूनिट उठाओ और उसको कवर करना शुरू करो। टेबल वाला कैसे? वो मुझे भी नहीं आता, वो मुझे भी नहीं आता बेटा, इस वजह से मैं पढ़ाता नहीं हूं, क्योंकि हमें टॉपिक को एक तरीके से पढ़ना है ना। ये नहीं, एक और था।
चलो अपन दो कंडीशन बना के देखते हैं, रुको देखते हैं ये सही है या गलत है। ए, ई, आई और ओ, है ना। वो पहले क्या बोला कि ए को ट्रू मानो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, आई ट्रू हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे आएंगे, आई ट्रू हो जाएगा और ओ की तो बात ही नहीं है, ओ ट्रू किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो सही था, इसी से बन जाता, इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, इससे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, इससे तो आगे जाने की ही जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने यहां पर इस ट्रू के हिसाब से ही देख लिया कि सर ये वाला आप लोगों का अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। सर आई ट्रू कैसे? अरे बेटा ऊपर ट्रुथ है तो 100% है तो नीचे होगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ। ट्रुथ डाउनवर्ड नहीं होता, ट्रुथ डाउनवर्ड। अरे ये तो जब इसको फॉल्स मानेंगे तब बोला, तो ई भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा दूसरी सिचुएशन में, रुको 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 रुको, पहली सिचुएशन समझ आ गई, पहली सिचुएशन समझ आ गई कि अगर ए को ट्रू माना, अगर ए को ट्रू माना रिस्पेक्टिवली, ए इज ट्रू एंड ई इज फॉल्स, अगर इसको ट्रू माना और इसको अगर मैंने फॉल्स माना, अगर इसको मैंने फॉल्स माना तो फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसके ट्रू होने के चांसेस है। सही तो है, सही तो है, सारे रूल्स एक ही बार में अप्लाई करने, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वो और फिर वो, मतलब दो सिचुएशन लेनी पड़ेंगी, पहले वो और फिर वो, ठीक है। सानिधि, तत्प्रय, योग्यता, आकांक्षा, मैंने आप लोगों को स्पेशल पढ़ाया था, स्पेशल पढ़ाया था ये टॉपिक AYST वाला। इंडियन लॉजिक की मैराथन जाके देखना, मेरी प्रोफाइल यूट्यूब पे, मेरी यूट्यूब पे देखना। बोथ कैन बी फॉल्स, रितु बेटा बोथ कैन बी फॉल्स इन द केस ऑफ शक्तिमान, क्योंकि दोनों जगह पर फेक शक्तिमान हो सकता है। ये वाला चार्ट था, देखो अगर किसी को ये समझ आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि ए अगर ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, आई ट्रू होगा और ओ फॉल्स होगा। वैसे है तो वही चीज, यही चीज है, बस इसमें रट्टा मारना पड़ेगा और भूल जाओगे, ठीक है। अभी याद मत करने बैठना, जिसको आता अच्छी बात है, जिसको नहीं आता याद मत करने बैठना, क्योंकि इसको याद करने में आपका टाइम चला जाएगा और क्वेश्चन उतना ही बनेगा जितना मैंने पढ़ाया आपको। ये कंफ्यूज कर देगा क्योंकि इसमें रट्टा मारना पड़ेगा आपको। हाँ एग्जाम में पक्का भूल जाओगे। चलो ये वाला बनाइए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है कि राइट साइड को सारे ट्रू डाल दिए और लेफ्ट साइड को सारे फॉल्स डाल दिए, यहां पर फिर सारे ऑपोजिट कर दिए। ये वाला थोड़ा सा अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, वैसे बाद में देख लेना। अच्छा तो ये ज्यादातर बच्चों ने सही बनाया है। देखो सानिधि क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी। सानिधि क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी, कि दो वर्ड्स में गैप कितना रहता है। तत्प्रय क्या रहता है? इंटेंशन। आपके कहने का तत्प्रय क्या है? आपके कहने का तत्प्रय क्या है? देन आता है आपका योग्यता। योग्यता आपकी कंपैटिबिलिटी ऑफ होती है कि मीनिंग ऑफ इंक्वायरी बनता है, फिटनेस वाला। और आकांक्षा क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी बिटवीन वर्ड्स, आकांक्षा। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये टॉपिक आप लोगों को बेटे पहले भी पढ़ाया हुआ है, मैंने स्पेशली यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। ये पहले इसका आपको सीक्वेंस पूछा जाता था, AYST करके इसका सीक्वेंस पूछते थे कि भाई इसका सीक्वेंस बताओ, और आप अब इसके सीक्वेंस की जगह पर इसके एक एक वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा वेस्टर्न से कुछ पूछा है, तो चलिए देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिमाग चल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस वाले
हाँ, थ्योरी ऑफ जस्टिस से बन सकता है, बट चलो कोई नहीं, जिसको आता अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मतलब अभी यहां पर अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कुछ पोर्शन आपका वेस्टर्न लॉजिक में बनाया जाता है, आता है, तो वो भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत टू द पॉइंट पढ़ लेंगे। वैसे आप थ्योरी ऑफ जस्टिस या फिर अरिस्टोटल वाले लॉजिक से बना सकते थे। अच्छा, जेएस मिल्स आता था। ये मिल वाला कौन सा है, तो कैटेगोरिकल यूटिलिटेरियनिज्म जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, सी गोल्डन अरिस्टोटल ने, और थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल ने। अच्छा, आप लोगों को याद है, एक बात आप लोगों को याद है, ये जेएस मिल हमने इसको पढ़ा है कहीं पर, याद आया? एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, याद है? जहां पर वो पूरी फैमिली खाना खाने के लिए जाती है, यूटिलिटेरियन के बारे में वहां पर बात करता है। वहां से भी आप इसको बना सकते थे, वहां से भी इसको थोड़ा सा बनाया जा सकता था, है ना? बताया था ना कि सैलेड सैलेड खाया किसी ने, बीफ, वो सैलेड वाला पॉइंट था, है ना? तो उससे भी बनाया जा सकता था। हाँ, केवल अन्यायी वाले मेथड में। अच्छा, अभी एक मिनट के लिए आप लोगों को मैं कुछ चीज बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, ध्यान से मेरी बात समझ लो, काम की बात बोल रहा हूं। जैसे देखो, ये आप लोगों के जो पीवाई क्यू होते हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है? अपीयर अपीयर हो चुके हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को बनाते हो, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के ये क्वेश्चन फॉल्स होंगे, क्योंकि इसमें काफी सारी नई चीजें होती हैं। तो कई बार हो जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इनका सही फायदा आप कैसे उठा सकते हो, या इनका सही तरीका क्या है। अब ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, स्पष्ट अनिवार्यता किसने दी है। अब जब भी आप पी वाई क्यू लगाने बैठते हो, तो एक तो आप अपना साइड पे जो आपकी कॉपी है ना, कौन सी, स्टैटिक, उस पे अब ये चार चीजें थी जो आप लोगों की पता होनी चाहिए थी। ठीक है जी, पहले तो आप लोगों ने ये चारों चीजें लिख दी कि ये गोल्डन मीन किसने दिया है, ये किसने दिया, तीसरा किसने दिया, चौथा किसने दिया, ये हो गया। ठीक है जी, ये दिया, सिंपल, समझ आया? क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर इस बार ये ऑथर पूछे हैं तो अगली बार कोई और ऑथर पूछेगा? हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि इस बार अगर ये पूछ लिए तो हो सकता है अगली बार कोई और ऑथर पूछे। लेकिन हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इसी तरीके का क्वेश्चन वो दोबारा फॉर्म करेंगे तो इसमें से एक टर्म वो कॉमन लेंगे। याद रखिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज, अगर सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा बना तो इन चारों में से कोई एक बंदा वो दोबारा पूछेंगे और सिर्फ 3 लोगों को न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, और वही एक बंदा है जो उस क्वेश्चन को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस वजह से जब भी आप लोगों के सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इवन कि आपके सेकंड पेपर में भी आए, तो इस चीज को बिल्कुल भी आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कई बार इतना सा, मतलब 0.01% क्वेश्चन आता है और उसी से आपके 2 नंबर बन जाते हैं। हमें तो नंबर चाहिए ना, हमें तो पेपर में नंबर चाहिए, वो चाहे डिफिकल्ट से आए चाहे इजी से आए। मैंने आपको पहले बताया, हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। तो इनको घोल के पी जाइए, इनको घोल के पी जाइए कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली बाकी बच्चों से कम 10 नंबर आगे चलोगे आप, मिनिमम बोल रहा हूं, बाकी सब बच्चों से 10 नंबर आप ज्यादा चलोगे। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आप ज्यादा बना रहे हो। अगला, सेम वही उसी तरीके का क्वेश्चन, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को फिक्स कर देना है, उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए।
बन गया, पक्की बात है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है कि इस तरीके से आप लोगों ने बना लेना है, ए, ई, आई और ओ। फॉल्स डाउनवर्ड नहीं होता बेटा, फॉल्स नीचे थोड़ी आता है, फॉल्स तो अपवर्ड होता है। उसने बोला ई को ट्रू मानो, इसको अगर ट्रू माना, अगर ये ट्रू हुआ तो आई क्या होगा, आई फॉल्स होगा, तो यहां से ही खत्म हो गया था। ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड होता है। झूठ ऊपर जाता है, सच नीचे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखो, दिस इज फ्रॉम फॉर्मल पॉलिसी। देखो वही रूल्स को अब स्टेटमेंट में पूछ लिया। अभी तक 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें फैलेसी बना के पूछा जा रहा था, और अब उसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया, उसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट की ऑप्शन में पूछ लिया। प्रीति वो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से रहता है, क्वेश्चन जिस तरीके से बोलेगा हमें उसके हिसाब से चलना रहता है। सर ये क्वेश्चन शायद कैंसिल हो गया था, अच्छा ऐसा क्या? नहीं हाँ, ये ड्रॉप हुआ ना। अच्छा ऐसे करते हैं, रुको, वैलिड सोल्यूशन कैन नॉट हैव, इसमें चलो अपन खुद ही पढ़ लेते हैं। हाँ ये नो आंसर दिया गया था, ठीक है, इसको गलत था। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तो सही है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए भाई, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, ये सही होना चाहिए। विद वन नेगेटिव प्रीमाइस द कंक्लूजन इज नेगेटिव, ये भी सही है। विद टू पर्टिकुलर प्रीमाइस द यूनिवर्सल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, फर्स्ट सही है। वैलिड सिलोजिज्म कैन नॉट हैव टू नेगेटिव प्रीमाइस, ये भी सही हो गया। तो 3 तो सही है, चौथा गलत है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, पिक द इनकरेक्ट कोड, है ना, अब सही है। अब इसका आंसर दो, आंसर क्या है, अब आपने इसका रॉन्ग बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। अरे पोल पे देना, देखना अभी भी कुछ निकलेंगे। चमन चंपक, कसम से बोल रहा हूं ना, यहां पर अगर किसी ने गलत दिया ना और मुझे पता चल गया ना, इस बारिश में ले जाके इतनी पिटाई करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा ना, बारिश आएगी तो तुम्हें रोना आएगा पूरी जिंदगी, आज का दिन याद करके। आ गए देखो, ये देखो 1 और 3 वाले हैं कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। 5% सब में बांट दिया। अभी समझाया बेटा कि ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, लेकिन नहीं, इनको तो सर ऑप्शन 4 क्यों गलत है। विद टू पर्टिकुलर यूनिवर्सल कैन बी ड्रॉन, दोनों पर्टिकुलर पर्टिकुलर से यूनिवर्सल नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ, ये वाला क्वेश्चन ना जिसमें एनालिटिकल भी लिखा हुआ और इंडक्शन भी लिखा हुआ है, ये डिट्टो पीवाई क्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट कैसे सही है? अरे भाई सही तो है, वैलिड सिलोजिज्म कहना है टू नेगेटिव, 2 नेगेटिव हो गए तो कौन सी फैलेसी आती है, एक्सक्लूसिव फैलेसी आती है, इतना तो पढ़ा भी, इतने तो क्वेश्चन पूछे यहां से।
डिट्टो रिपीट क्वेश्चन है ये, डिट्टो मतलब एक ऑप्शन तक नहीं चेंज किया उन्होंने। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक मिक्सचर है इंडक्टिव और डिडक्टिव का, इसमें एनालिटिकल भी बोला गया और साथ में इंडक्शन भी बोला गया है। तो ये अगर सिर्फ इंडक्शन होता तो इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन साथ में एनालिटिकल लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल हो गया, चेंज हो गया। ये वाली ऑप्शन है ना, ये किसी भी तरीके से नहीं आएगी, फ्री स्टाइल इंटरप्रिटेशन। तो पहले तो आप डी को रिमूव कर सकते हो और साथ में ओनली लिखा हुआ टेस्टिंग हाइपोथेसिस या फिर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस ओनली। जब हाइपोथेसिस टेस्ट होता है तो बेटा दोनों होते हैं। अगर आप बोलोगे ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट की बात, नल की बात करेंगे, तो हाइपोथेसिस को अचार डालने के लिए बनाया है क्या? दोनों की टेस्टिंग बात होती, एक हाइपोथेसिस की बात नहीं होती, दोनों की होती है। और ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, ये पीवाईक्यू में इससे पहले भी पूछा गया है। ठीक है जी, आगे चलें। अरे बोलो ना। अगला प्रश्न, नेम द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट बिलो। इसमें बताना है कि कौन सी फैलेसी हुई है नीचे वाली स्टेटमेंट में। फिर फ्री स्टाइल की बात कर सकते थे, इंडक्शन, और फिर भी फ्री स्टाइल नहीं लिखा आता है, एक्सप्लोरेशन लिखा हुआ होता। तो रिवाइज तो बेटा आपने ही करना है। मिडिल टर्म पता कौन सी होती है? दोनों में, जो दोनों में आ रही है वो मिडिल टर्म होती है। देखो अब इसको अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चल रहा है मिडिल टर्म कौन सी। चलो मैं आप फाइंड आउट करने। ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड टू केयरफुल स्टडी। ये वाला इतना और इतना ये कॉमन है ना, तो ऑल के प्रेडिकेट में और ये सम के भी प्रेडिकेट में है, तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। मिडिल टर्म कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वैसे भी यहां पर रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स आ गया, तो क्या यहां पर केयरफुल स्टडी आ रहा है? और आपको यह भी पता है कि कभी भी मिडिल टर्म आपकी प्रीमाइस में नहीं आता, कंक्लूजन में नहीं आती। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी होती तो आपको लगता है कि कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके, कम से कम 7 से 8 तो आ ही चुके हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल फैलेसी से। 7 से 8 क्वेश्चन तो फॉर्मल फैलेसी से आ चुके हैं और 5 से 6 इनफॉर्मल से भी आ चुके हैं। तो समझ रहे हो ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो गई है। अगला, आई सी अ पीस ऑफ फ्रेग्रेंट सैंडलवुड। मुझे सुगंधित चंदन का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। अभी तो समझाया बेटा फॉलो कैसे करना है, फैलेसी को पकड़ो बस। देखो ये वाली फॉलो हो रही है, ये वाली फॉलो हो रही है, जो फॉलो नहीं हो रही उसको निकाल दो, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है, ये इंडियन लॉजिक में मिल जाएगा। दिस इज ज्ञान लक्षण, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्ञान लक्षण।
ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। अभी इसको दोबारा मैंने बताया ना, ये इससे भी जितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ रही हैं वो आप लोगों को अभी कल या परसों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन सिलोजिज्म? सिलोजिज्म का मेंबर नहीं है। हेतु, समस्या, उदाहरण, उपान्याय है। बहुत ही सिंपल है ये तो, बहुत ही सिंपल। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये क्या लिखा है अबे? पूनम बेटा बंद करके चला लो, आप बंद करके चला लीजिए। भाई साहब 100 आ गया था एक बार, तो मुझे लगा 100 आ गया, फिर मैं सब भूल गया था कि हमारी क्लास में कुछ चमन चंपक भी हैं। मैं तो खुश हो गया था, सही बात है। मैंने कहा इतना सुहाना मौसम है और आज इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ये। देखो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हेतु है, उदाहरण है, उपान्याय है, फोन वाला मैंने आपको बताया था, और ये समस्या, समस्या इसका पार्ट नहीं है, ये सोर्स ऑफ इनवैलिड नॉलेज है। इनवैलिड नॉलेज का सोर्स नहीं सर, आज बोल ही दो। मैंने तो बोल दिया, आपके अंदर से आवाज आ रही होगी, है ना? इसको बोलते हैं माइंड राइमिंग, समझ रहे हो ना? हिप हॉप की भाषा में इसको बोलते हैं माइंड राइमिंग। जब सामने वाला बिना कुछ बोल के अपनी ऑडियंस के दिमाग में वो चीज चला देता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हिप हॉप सुनने का कुछ तो फायदा लूंगा ना मैं अपनी टीचिंग में। चलो अब ये देखो, ये आ गया आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन जो आपके पिछले 4-5 क्वेश्चन क्या में हेल्प करेगा, 4-5 क्वेश्चन में हेल्प करेगा ये वाला। इसको अच्छे से लिख लेना। देखो जितने भी टर्म्स आई है ना बेटा, सारी इंडियन लॉजिक वाली सब टर्म्स को ना उनका मीनिंग के सामने लिख लेना, ताकि बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बनाइए, हिंदी वाला भी पढ़ लो यार, हिंदी में भी देख लो। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योग प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। वो मास्क ना यहाँ पे गिर गया है। निम्रत आई थी वो यार, ले गई थी यहां से इसको उठा के। ये क्वेश्चन की चारों टर्म्स आपने पता कहां पे लिखनी है? जहां पे आप हेत्वाभास की फैलेसी लिखी है। मैं बता रहा हूं, ये जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूं ना, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये चीजें आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो इनको लाइटली मत लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। देखो सामान्य लक्षण का मतलब क्या हुआ? परसेप्शन ऑफ होल क्लास थ्रू अ जेनरिक प्रॉपर्टी। सामान्य, कॉमन,
एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी कैसे बोल सकते हो कि हाँ हर जानवर की 4 टांगे होती हैं, दैट इज सामान्य लक्षण। हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो एक उनकी सामान्य प्रॉपर्टी है, जनरली ऐसा होता है, कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। सब जेआरएफ की पढ़ाई करने वालों के दिमाग नहीं होते हैं ना, जिनका हो जाता है उनका दिमाग होता है ना। दैट इज समथिंग जेनरिक प्रॉपर्टी। जेनरिक प्रॉपर्टी मतलब जो कॉमन है, जो सभी के लिए है। देन आता है ये वाला ज्ञान लक्षण, बी को परसेप्शन ऑफ विच इज कॉन्टेक्ट विद द सेंस थ्रू वेरियस नॉलेज ऑफ इटसेल्फ, सेंस ऑर्गन से आएगा। योगाज आप लोगों का आता है इंट्यूशन से, पास्ट प्रेजेंट से। और अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट टू सेंस वाज कन्वेड थ्रू अ स्पेशल मीडियम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो कितना सीरियसली बोल रहा हूं, ये पीवाई क्यों हो ना, आपके आने वाले पेपर के लिए खजाना है बेटा, खजाना, समझ रहे हो ना। स्पेसिफिकली एलआर, जो आप बोलते हो ना कि सर यहां पर ये टर्म समझ नहीं आई, आपके सामने सारी टर्म्स उन्होंने दे रखी है। मैं बोल रहा हूं जब पूरे क्वेश्चन बना लोगे ना, कम से कम 150 टर्म्स का एक अच्छा खासा आपके पास पेज भर जाएगा। उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो, और वो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगला, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट कॉजल। कौन सी हेत्वाभास है, वही आ गया पहले वाला ही। सुपर नॉर्मल तो लौकिक ही होता है बेटा। योगा जो होता है इंट्यूशन, पास्ट प्रेजेंट के बारे में जब आप जान लेते हो। सुपर नॉर्मल ऐसे नहीं होता, मतलब आपकी एक सेंस एक चीज से ज्यादा तक, मतलब सिर्फ आप टेलीपैथी के जैसे थ्रू देख लेते हो, तो वो इंट्यूशन नहीं है, वो आप लोगों का उसके अंदर आता है, अलौकिक के अंदर। इटर्नल बिकॉज इट कॉज, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आगे। ये वाली फैलेसी, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, 5 फैलेसी हैं ये, पढ़ेंगे इसको, अभी इसको छोड़ दो। इसमें बताओ कौन सी फैलेसी हुई है। ऑल डॉग्स आर मैमल, नो कैट्स आर डॉग, देयर आर नो कैट्स आर मैमल्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही समझाया। हिंदी में पढ़ना है। अवैध मेजर, अवैध नाबालिग। भाई साहब हिंदी में तो मतलब अवैध नाबालिग ये क्या होता है भाई। सुनो देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कौन सी थी कि यूनिवर्सल से आप पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो देखो ऊपर यूनिवर्सल और कंक्लूजन भी यूनिवर्सल है, तो ये तो नहीं होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म कौन सी है, डॉग्स है, डॉग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो जाएगी। माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाली कैट यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेजर टर्म मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इलिसिट मेजर हो जाएगी। सिंपल सिंपल था ये तो। देखो इसमें सारी फैलेसी याद करने मत बैठ जाना, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ ये चार चीजें चेक करनी है।
ये 4 चीजें चेक करनी है कि इसमें से कौन सी नहीं है, क्योंकि अगर आप 8-9 चेक करोगे तो इसमें 2 मिनट लग जाएंगे और इतना आपको जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन से ही बनाना है इसको, यू हैव टू यूज द ऑप्शंस। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है और ऑप्शंस के बेसिस पे इसको निकालना है। सारे कुत्ते स्तनधारी हैं, कोई बिल्लियां कुत्ते नहीं है, इसीलिए कोई भी बिल्लियां स्तनधारी नहीं है। अस्तित्व बढ़ांगी मैच, पता नहीं क्या है यार, कंफ्यूजिंग नहीं है यार, कंफ्यूजिंग नहीं है। वो फॉर्मल फैलेसी की वीडियो जाके देखो, उससे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा 1 मिनट वेट करना अभी। चलो अगला बनाओ। ये क्या हुआ, 1 सेकेंड। चलो इसको बनाइए, ये तो आपको काफी बार पढ़ाया हुआ है। देखो अब जो इसको भी गलत कर रहे हैं ना, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्याय और निगमना, ये आना ही आना है। सर कुछ कह दिया करो, मैंने कुछ कह दिया तो जाके फिर रोना शुरू कर देंगे, इस वजह से मैं कुछ कहता नहीं हूं। मम्मी को बोलेंगे जाके फिर, मम्मी मेरे सर ने मुझे डांट दिया, मम्मी मैं कल से क्लास नहीं करूंगा, फिर ऐसे करेंगे। चलो ये बनाओ। मेरे को तो देखते ही बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। अब इसमें सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आप सारे रूल्स को अप्लाई करोगे, जैसे आप एक एक करके चेक कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना
कि ए का डिसीजन कर लो, क्योंकि ए 1 2 3 4 कल भी बताया था ना, जितनी वैरायटी होगी उस ऑप्शन को पकड़ो, जितनी वैरायटी होगी उतना उस क्वेश्चन को पकड़ो, उतना उस ऑप्शन को पकड़ो। देखो ए, ई, आई और ओ, उसने बोला कि ए फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स होगा तो ट्रू कौन सा हो जाएगा? अच्छा, अगर ये फॉल्स है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉल्स है तो ई के बारे में आप कुछ कह सकते हो? ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर ये अनडिटरमाइंड हो गया, ये भी अनडिटरमाइंड हो गया, खत्म। बस इसको इसके साथ मैच कर दो। कोई भी ऑप्शन किसी के साथ भी लेके चलो, आराम से बन जाएगा। बस नीचे ऑप्शन में ना, जिसमें ज्यादा वैरायटी होगी उसमें जाना, उससे आप लोगों को क्वेश्चन मतलब 25% पॉसिबिलिटी 100% तक लेके चला चला जाएगा। आप लोग 25 से 100 तक आपको बड़े आराम से लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो वाला चार्ट यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। इफ यू वांट टू लर्न ये वाला चार्ट, अगर आप ये वाला चार्ट भी सीखना चाहते हो जो किसी बच्चे ने पहले भेजा था, ये वाला, तो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में ये पूरा चार्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है जी, अब पेपर में जाके दोनों में से जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है जी, पेपर में जाके आप जो इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको याद जरूर करवा दूंगा, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। हाँ, लेकिन जो आता है आप लोगों को वो तो आप इस्तेमाल करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसको सिखाने में। ऑल मैन आर मॉर्टल इज ट्रू। ऑल इज ट्रू। अगर ऑल ट्रू है तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? अब इसको हिंदी में देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है हिंदी में देखने की। किसको? अगर ये ट्रू है तो नो मैन मॉर्टल इज फॉल्स, क्या ये फॉल्स हो जाएगा? अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। बोलो सर बिल्कुल, तो ए तो आएगा ही आएगा, तो ये डिलीट हो गया। बी को चेक करो, सम मैन आर मॉर्टल ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो सम वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला सी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ए, बी और डी बन गया ना? बन गया ना? कोई आदमी नश्वर नहीं है, कुछ पुरुष नश्वर हैं, कुछ पुरुष नश्वर नहीं है, कुछ पुरुष नश्वर नहीं है, कुछ पशु प... छोड़ो यार, आगे बनाओ। थोड़ा ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया? इसका तो आंसर ही देख गया। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ट्रूथ एंड ट्रूथ एंड फॉल्स, चलो मैं आपको समझा देता हूं, अरे हो जाता है कई बार। ट्रूथ एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, नो नो नो। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी स्टेटमेंट से होती है, नो नो नो। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे हुए हैं। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी आर्ग्यूमेंट से जुड़ी हुई होती है, और ट्रूथ और फाल्सीहुड स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा चलो, पोल लेना ले लो। अब जो चमन 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 लोग आएंगे ना, इतनी भर के लानत तुम्हारे मुंह पे।
देखो फिर भी इनसे ये सी वाला, अब आप खुद ही समझ गए होगे कि सी क्यों किया है। सर 53 नहीं आया बेटा, ये पूरा पढ़ाया हुआ है। आप इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक, वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को पढ़ो ना, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये वाला पढ़ो, इसमें फैलेसी बतानी है आपने, कौन सी फैलेसी। अब देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद तो मैंने गिव अप कर दिया। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कभी मेरे को 100% मिलेगा। अब तो मैंने गिव अप कर दिया। अब मेरे हाथ खड़े हैं ऐसे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन भी कितना प्यारा सिलेक्ट किया, सी। सर उम्मीद मत छोड़ो। हाँ, उम्मीद मत छोड़ो। जब मैं खुद पढ़ता था ना, जब मैं खुद पढ़ता था तो मैं हमेशा इस बात को लेके कंफ्यूज होता था कि नेट का रिजल्ट इतना कम क्यों आता है ना। नेट का रिजल्ट है वो इतना कम क्यों आता है। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया ना तो समझ आया कि इसलिए इस रिजल्ट कम आता है। अब देखो, सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ऑल डॉग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर। देखो ब्यूटीफुल क्रिएचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस नहीं है। माइनर टर्म डॉग्स है तो डॉग्स ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बर्ड्स नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे चमन लोग भी लगे हुए हैं ना तैयारी करने, जिनको सब समझा दो ना उसके बाद भी वो सही आंसर नहीं देंगे, उसके बाद भी वो अब ये देखो कल 4-5 बार ये क्वेश्चन आया, ये आग धुआं पहाड़ी पता नहीं क्या क्या निकलता है। इतनी बार आया ये आग धुआं लग रहा है, कभी धुआं निकल रहा है, कभी आग लगी हुई है। भाई आग तो तुम लगा रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन देख के मैं कहना नहीं चाहता, बस समझ लो खुद ही। मेरी भावनाओं को समझो तुम बस। रॉन्ग टच। सही है बेटा, सही है, सही है, सही है, सही है। थीसिस, प्रतिजना, द माउंटेन हैज फायर, क्योंकि वो आपका एक रीजन देता है। या तो आप सॉरी, ये स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, प्रूव करना है। बी, हेतु क्या है, बिकॉज वहां पे धुआं निकल रहा है। एग्जाम्पल क्या है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। और एप्लीकेशन है स्मोक कंपनी वाइल्ड। सिंपल, सिंपल क्वेश्चन था, बड़े सिंपल तरीके से। जरा बोल बोल के धुआं निकाल देते हो। अच्छा, सी का 4 नहीं होगा बेटा, सी का 2 होगा, क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा यूनिवर्सल होती है। चलो, अकॉर्डिंग टू न्यायकास द फैलेसी ऑफ सभिचारा अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म लीड्स टू डिफरेंट ऑपोजिट कंफ्यूजन। अब ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा था, हेतुवाभास।
सर आपने मेजर मूवी देखी है? नहीं, मैंने देखा नहीं है बेटा अभी तक। ओटीटी पे नहीं आई है ना वो अभी तक, और थिएटर में जाने का टाइम नहीं है। टॉप गन तो देखा है। चलो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। विक्रम भी नहीं देखी। 777 चार्ली मैंने सुना है उसके बारे में, बट वो थिएटर में है ना, जहां पे हमारे आई थिंक लगी नहीं हुई। ये वाला तो अभी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अगर समझाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। इसको अपना क्वेश्चन मार्क में ले लीजिए, क्योंकि ये वही है ना, मिडिल टर्म इज इरेगुलर। सभ्य विचार occurs with the middle term is lead to different opposition। आ गया। सामान्य तो दृष्टा रेफरेंस के बारे में पूछा गया, ये भी बताया था आप लोगों को, थोड़ी देर पहले ही आया था। छोटा भीम मेरी भांजी बहुत देखती है, मैं तो नहीं देखता हूं यार। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, तो इस वजह से अगर आप इसके नोट्स बनाते रहोगे ना तो आगे चल के आपको काफी सारे क्वेश्चन में हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बेस्ट सजेशन होगा। दिस इज द बेस्ट सजेशन दैट यू कैन एवर गेट फ्रॉम मी रिगार्डिंग PYQ। तो क्या था, देखो, ना तो इफेक्ट है, ना ही कॉज और इफेक्ट है, और ना ही कॉज है। कॉज और इफेक्ट तो है ही नहीं, सामान्य है। सामान्य, जो चीज कॉमन है, जो चीज सामने नजर आ रही है, जो चीज आपके सामने है, उसमें कॉज और इफेक्ट नहीं देखोगे आप, ठीक है। नाइदर कॉज नॉर एन इफेक्ट, याद रखिएगा। ना तो सब कॉज है और ना ही इफेक्ट है, ना ही कॉज और ना ही इफेक्ट है। कॉमन जेनरिक टर्म के बारे में बात की जा रही है। पहले भी आया था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे गलत होने के आसार होते हैं। वाह, जिस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन होती है उसमें देते 80%, 90%। पता नहीं कहां से ज्ञान आ जाता है इन लोगों को वो क्वेश्चन में जो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, उसमें आंसर आएगा 90%, 80%। हाँ, बहुत ज्यादा टैलेंट है। देखो ये ना, न्याय फिलॉसफी में इटर्नल एंटिटीज के बारे में, मतलब गॉड के बारे में उन्होंने बताया, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनहेरेंट मैनी इंडिविजुअल्स, की मतलब अलग अलग है लेकिन इनहेरेंट है, सब में है। द यूनिवर्सल इज द बेसिस ऑफ नोशन ऑफ सेमनेस दैट वी हैव विद रिगार्ड टू ऑल इंडिविजुअल ऑन सर्टेन क्लास, कि किसी न किसी के साथ हम मिलते हैं, किसी न किसी के साथ हमारा कुछ कॉमन रहता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Since no tragic actors are idiot and some comedians are not idiots, so some comedians are not tragic actors। ये क्या है? मतलब कल से हमें भी अपनी क्लास में हंसी मजाक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि और तो कोई नहीं करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा है।
तो इस वजह से कल से बस ऐसे पढ़ाना है। गजब बेइज्जती है यार। दूल्हे को खाने के लिए इंतजार कौन करवाता है? फिर से 2 मिनट। तुक्का क्या यार, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। यहां पर भी नो है, यहां पर भी नो है, तो एक्सक्लूसिव प्रीमाइस हो गया या नहीं हो गया? अवॉइड टू नेगेटिव प्रीमाइस, अवॉइड अवॉइड, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। चलो एक रूंगा देते हैं आपको। नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वी मस्ट देयरफॉर कंक्लूड दैट एक्स्ट्रा। कितना अच्छा। बेइज्जती तो हमारी रोज ही होती है, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा है, आदत हो रखी है। सर डी की हिंद, काक भगौड़ा, वाह। ये क्या होता है बे? ये क्या लिखा है बे? अज्ञानता की अपील, अयोग्य अधिकारी की अपील, रेड हेयर, काक काक भगौड़ा, ये क्या होता है यार? काक भगौड़ा, काक भगौड़ा, स्ट्रॉमैन। भाई साहब हिंदी तो ना, काक भगौड़ा, क्या सही वर्ड है ना, काक भगौड़ा। बिल्कुल हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये काक भगौड़ा का क्या मतलब है? कुछ ने काक भगौड़ा भी लगा दिया यार। कल ही पढ़ाया था, क्या था? एब्सेंस ऑफ प्रूफ इक्वल टू प्रूफ ऑफ एविडेंस, कुछ इस तरीके का था स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए देखे तो आज के हमारे लीडर जयती के 29 में से, अरे भाई 10 सभी के 29 में से 29 है। वाह बेटा वाह। जयती, काजल, रीना, नेहा, आदित्य, हेतस्वी, सुहासी, श्री, डेविड। डेविड, ये तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद है संगीता। चलिए, इंग्लिश नाम है यार, डेविड। सो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम इसका कंटेंट है वो हमारे जो पहला, तो जितना आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं उसमें एक काम आप लोगों ने करना है, जितने भी टर्म्स आए हैं ना, वो सारी टर्म्स आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है और मैंने वो देखना है। मैं पहले बता रहा हूं, जितने भी टर्म्स आई हैं और जितने भी नेम आए हैं वो सब आप लोगों ने अच्छे से लिखने हैं और मैंने वो चेक करना है, कभी भी किसी भी तरीके से। बता रहा हूं क्योंकि आप इस तरीके से काम नहीं करोगे, अगर आप लोगों को बोला जाएगा तभी आप करोगे। सो इट्स बेटर कि आप उसको करिए, क्योंकि ये चीज आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है? हाँ, जो आज का और कल का क्लास, आज और कल की क्लास में जो भी लिखा, हाँ बिल्कुल। चलिए मिलते हैं 2 बजे की क्लास में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।